ऑनलाइन हिंदी क्लास में एक बार पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि कल बताए थे कि आपको हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास बता दिए थे। उसके बाद कहे थे कि अब क्लास आपका चलेगा। देखिए, क्लास आपका जो पुस्तक है उसमें एक काव्य संकलन, गद्य संकलन और संस्कृत परिचायिका है और एक कर्ण खंड काव्य है। यही निर्धारित पुस्तक है जो एक ही पुस्तक में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो हम सबसे पहले गद्य से शुरुआत करते हैं। आपको बताए हैं गद्य होता क्या है। जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है वह गद्य होती है। गद्य में पहला पाठ जो है वो बहुत ही हिंदी की बहुत ही मूर्धन्य विद्वान का है, जिनको हिंदी साहित्य के इतिहास में सारे लोग बड़े आदर सम्मान से नाम उनका लेते हैं। बच्चों, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक के लेखक भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कुछ आपको संक्षिप्त जानकारी दे दूं, और आपके पास किताब रह गए, आप अपने घर पर भी इसको पढ़ सकती हैं। लेकिन मेरी जानकारी में जो भी संक्षिप्त जानकारी है उसको मैं दे देना चाहता हूँ। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती यहीं फैजाबाद के बगल में पड़ता है। अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल जी थे। यह इंटरमीडिएट में आने पर ही इनकी शिक्षा बीच में छूट गई थी। सरकारी नौकरी कर ली थी, लेकिन बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वह इसको छोड़ दिए और मिर्ज़ापुर में ये चले गए, एक चित्रकला के अध्यापक हो गए। इतने प्रतिभाशाली थे कि अपने स्वयं के अध्ययन से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू इत्यादि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए और आनंद कादंबरी पत्रिका में इनकी रचना भी प्रकाशित होने लगी। फिर उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा, जो काशी से संबंध होकर चलती थी, इसके सहायक संपादक भी हो गए। उनकी गिनती बड़ी उच्चकोट के विद्वानों में होती है। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए और जब बाबू श्याम सुंदर दास रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। शुक्ल जी कविता नहीं करते थे, कविता नहीं लिखती थी, नाटक नहीं लिखती थी, लेकिन गद्य और साहित्य आलोचना के क्षेत्र में उनकी काफ़ी ख्याति थी। इनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। शुक्ल जी के जो प्रमुख जो रचना है उसमें चिंतामणि, विचार वीथी, यह सब बहुत ही रस मीमांसा, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यह हर व्यक्ति के जुबान पर आता है रामचंद्र शुक्ल जी का। और भी इनके तमाम से पुस्तकें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम मैं बताया। इन्हीं में से प्रायः पूछा जाता है, जैसे ऐसी ग्रंथावली इत्यादि और भी इनकी पुस्तकें हैं। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा थी, खड़ी बोली थी, एकदम तत्सम परिष्कृत इनकी भाषा थी, शब्दावली थी। इनके बहुत सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुतिकरण का होता था। शुक्ल जी की जो शैली थी
वह कई शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया, जैसे वर्णनात्मक शैली का इन्होंने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग कर दिया, कहीं कहीं हास्य व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग कर दिए हैं। शुक्ल जी एक बहुत प्रभावी अध्यापक थे, बड़ा नाम उनका था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित की थी। निबंध के क्षेत्र में युग के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखक माना जाता है इनको। इनके विलक्षण प्रतिभा के कारण ही हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। इस पर आपसे आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो इस तरीके से आपसे उनकी रचना के विषय में पूछा जा सकता है। तो आपको इनके जीवन परिचय के विषय में ज़रूर आपको तैयारी करनी पड़ती है और आप अच्छे ढंग से इनके जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये शुक्ल जी केवल हाई स्कूल नहीं, हिंदी यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो जब तक आप पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल कि कोई न कोई पाठ आपको मिलता रहेगा। इनका जो पाठ है उसका शीर्षक है मित्रता। मित्र शब्द में ता प्रत्यय लगा दिया और मित्रता शब्द बन गया। मित्रता सब लोग समझते होंगे कि एक दूसरे से कितनी जल्दी आप लोग मित्रता कर लेते हैं। उसका पैराग्राफ आप अपने पुस्तक में देखेंगे, हो सकता है पुस्तक आपके पास न हो, सुनते रहिए। पैराग्राफ की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। रामचंद्र शुक्ल का यह कहना है कि किशोरावस्था में जब हम अपने घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज अथवा संसार की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, उस समय हमें समाज और संसार का अनुभव नहीं होता। हम दुनियादारी को बातों में शून्य होते हैं। हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। कहने का यह मतलब, यह संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। देखिए, सत्संगत का बहुत असर होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, सठ शोधन सत्संगत पाई, अब पारस परस को धास सुहाई। कहते हैं कि अच्छे के साथ करिए अच्छा व्यवहार, बुरे के साथ करिए बुरा व्यवहार। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, कोई बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपके चरित्र पर भी वैसा प्रभाव पड़ेगा। अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छी तरीके से आप जी सकते हैं, अच्छा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। संगत का असर होता है, जिसकी संगत मिलती है मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव ऐसे ही पड़ता है। लेखक मूल रूप से यह कहना चाहता है कि बिना सोच विचार के कभी भी संगत नहीं करनी चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो बहुत हमसे ज़्यादा इस दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हों, जो किसी की बात न मानने वाले हों, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जिनके आदेश को हम चुपचाप मान लेते हैं, वो कुछ भी कहते हैं हम मान लेते हैं, उनका प्रतिकार हम नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का भी साथ नहीं करना चाहिए। जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले होते हैं, जो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। वह अपने बुद्धि और गुणों से हमें लाभान्वित नहीं कर पाते, वह किसी भी परिस्थिति में हमारा सहारा नहीं बन सकते।
अतः बच्चों, मित्र बनाते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसा कि देखा गया है समाज में, एक छोटा सा सामान आप लोग लेने जाते हैं तो कई तरह से उसकी जांच परख करते हैं, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि जब मित्र का चुनाव करते हैं तो कोई जांच परख नहीं होती है, जबकि मित्र जीवन की एक औषधि होती है। जैसे दवा जीवन को बचा लेता है, वैसे मित्र भी व्यक्ति के जीवन को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। ऐसे पैराग्राफ आपके किताब में हैं, उस पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। माने संदर्भ लिखना बताए किस पाठ से लिया गया है, तो आप पाठ का नाम है मित्रता और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आपको रेखांकित अंश दिया रहेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। हम तो पूरे की एक तरीके से आपको व्याख्या बताते चल रहे हैं, लेकिन जहाँ आपको उतना ही करना है जहाँ आपको रेखांकित अंश होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बनेंगे, जैसे है कि हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए, आप कैसे लोगों का साथ करना चाहिए। ऐसे लोगों का हमें साथ करना चाहिए जो समान इच्छा शक्ति वाले हों, जो सबकी बात को सुने, तर्क विवेक की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करें और हमारे बुद्ध विवेक में मदद कर सकें। ऐसे व्यक्ति का हमें साथ करना चाहिए। इस प्रकार से जो मित्र को बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने ही अपने गद्य में यह कहा है कि विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। शुक्ल जी का कहना है कि यदि किसी को विश्वासपात्र मित्र मिल जाता है तो इससे बढ़कर उसका सौभाग्य नहीं हो सकता। विश्वासपात्र मित्र तो खजाने के समान होता है। जिस प्रकार एक औषधि से किसी रोग को दूर किया जा सकता है, उस प्रकार से विश्वासपात्र मित्र से हमें जीवन में जो बुराई है, दुर्गुण है, ऐसे दुर्गुण रूपी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। आपके निबंध में है, यह सूक्त भी आता है कि विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। देखिए बच्चों, हमें अपने मित्रों से निबंध में आपके लिखा है कि आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमारे अंदर जो बुराई है, जो कमियां हैं, उसको जो मित्र होता है वो बताता है, अच्छे मार्ग पर ले जाता है, हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। जब हम हतोत्साहित होते हैं तो उत्साहित करता है। सारांश यह है कि वे उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देता है। आपके निबंध में लिखा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। बच्चों, जो सच्ची जो मित्र होते हैं, जैसे एक डॉक्टर होता है, एक वैद्य होता है, आपके रोगों का निदान करता है, सारी चीज़ आप देखता है कि आपके अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, सारा चीज़ उसी प्रकार से मित्र भी ऐसे देखता है और हमेशा आपके अच्छे की ही कामना करता है। वह कभी भी आप से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमेशा अपने दोषों और गलतियों के लिए कटु वचन नहीं कहता, वह किसी की आलोचना नहीं करता। सच्चा मित्र माता के समान होता है। वह माता के समान, उसमें कोमलता होती है, धैर्य होता है। जैसे माता अपने बच्चों से नहीं करती है, कुमार्ग से सन्मार्ग की तरफ ले जाती है, उसी प्रकार से सच्चा मित्र भी, एक विश्वासपात्र मित्र भी अपने मित्र को की उसी प्रकार से मदद करता है। यह बच्चों संभवतः किताब नहीं होगा आप लोगों के पास, दिक्कतें हैं तमाम तरीके से, इसलिए मैं आज जिस प्रकार से मैं
बताया हूँ, आप लोग उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन जो बनेगा उसको आप कोशिश कर लीजिएगा हल करने की। नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। ऐसे ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, आप पूछिएगा, हमेशा हम उपलब्ध रहेंगे। जब भी आप मेरी सेवा लेना चाहेंगे तो लेंगे। और धीरे धीरे 1-2 दिन में क्रमशः पढ़ाई का स्तर बढ़ता चला जाएगा और आपको कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होगी वह लिखाया जाएगा, PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि अभी हमारे पास भी पूरी तरीके से नई किताब नहीं है, एक पुरानी किताब किसी तरीके से मिली है, मैं उसी के सहारे आपको मैं पढ़ाऊँगा और देखूँगा कि जहाँ भी कोई दिक्कत होगी मैं यथासंभव उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और पुनः आप लोगों से एक बार अनुरोध है मेरा कि आप सभी लोग ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करें। जो अभी हैं छूटे हुए उन बच्चों को सूचित करिए वह जुटें। और बच्चों, एक बात और आपसे बहुत ज़रूरी चीज़ कहना है कि इस ग्रुप में जो ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है इसमें आप अपने पढ़ाई के विषय में ही पूछिएगा। और इसके अतिरिक्त जो आप बातें करते हैं वह इस ग्रुप में पढ़ाई के अलावा और बात करने के लिए ग्रुप नहीं बना है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षक और एक शिष्य में जो संबंध होता है उसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसका निर्वहन कीजिएगा। आज हम इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं और अगले दिन पुनः आपसे मैं मिलूँगा और आगे की पढ़ाई आपको बताई जाएगी, आपको अच्छे मार्गदर्शन किया जाएगा। आप अपने घर पर रहकर ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान करें और ज़रूर कुछ न कुछ जो बताया गया उसको सुनें, उसको ध्यान करें और जो जहाँ दिक्कत हो वो मुझसे पूछने की कोशिश करें। धन्यवाद।